तो इसको देखते हैं सर ने जो पढ़ाया है। पहले तो है ये बजट निर्माण और इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसमें बजट निर्माण के चरण। तो पहला होता है बजट बनाना, फिर होता है बजट का वैधानिकीकरण, यानी कि उसको उसको वैधानिकीकरण कर देना, यानी कि उसको लेजिटिमेट करना, ठीक है। फिर बजट का क्रियान्वयन होता है, फिर लेखा जोखा की ऑडिट विभाग द्वारा जांच की जाती है, फिर राजस्व लेखा जोखा की संसदीय व विधायी जांचें होती है, और फिर मुख्य तथ्य रखे जाते हैं। तो बजट का तात्पर्य क्या है? ये बोगट से बना है। किससे? बोगट से। फिर इसका अर्थ होता है चमड़े या चमड़े का बैग या थैला, ठीक है। अब संविधान में इसका उल्लेख बजट का नहीं है। अब संविधान में आर्थिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है अनुच्छेद 112 में 1112 में 112 में दिया है, जिसमें केंद्र के लिए दिया है 112 में कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति प्रस्तुत करेगा, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों में करेगा। फिर 112 में राज्य के लिए भी दिया है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल में करेगा। फिर अगला है बजट को बनाना। तो बजट को बनाने के लिए देखें तो इसको तैयार करता है वित्त मंत्रालय, और प्रत्येक वर्ष में सितंबर मंथ में वित्त मंत्रालय का बजट विभाग सभी मंत्रालय एवं विभागों की वे अपने व्यय का अनुमान तैयार करें जो आने वाले वर्ष में करने वाले हैं। तो जो उनका वो बजट विभाग है वो मंत्रालय और जो भी मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट है उनको बोलता है भाई अपने अपने एक्सपेंडिचर के बारे में बताओ जो जो तुम करने वाले हो आने वाले ईयर में। फिर अगली बार फिर नवंबर दिसंबर में वित्त मंत्रालय को सभी मंत्रालय एवं विभागों की व्यय रूपरेखा प्राप्त हो जाती है। वित्त आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें उनके जो सिफारिशें दिए हैं डिपार्टमेंट्स ने कि हमको इतना चाहिए हम इतना व्यय करेंगे वो तो पता चल जाता है, पर कुछ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बताता है, वित्त आयोग नहीं सॉरी फाइनेंस जो था ना अपना यार फाइनेंस कमीशन, उसने जो अपनी सिफारिशें दी थी उनको भी वो ध्यान में रखते हैं कि यार इसके अनुसार होना चाहिए। फिर वित्त मंत्री बजट को अनुमान को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष रखता है कि भाई इतना हो सकता है। अब प्रस्तुतिकरण है वैधानिकरण वाला स्टेज आ जाता है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाए। तो राष्ट्रपति कह देता है ना कि भाई इस दिन को रखना है, तो उस दिन हम क्या बजट को रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये। फिर बजट में कौन से प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा यह वित्त मंत्री द्वारा प्राक्कलन समिति के सुझाव के बाद तय किया जाता है। तो प्रारूप होता है कि ड्राफ्ट कौन सा होगा, तो वो कौन तय करता है? प्राक्कलन समिति करती है, जो होती है ना एस्टीमेट। प्राक्कलन समिति यार इंग्लिश में मेरे को पता नहीं है क्या है, मैं तो सही बताऊं भूल गया, बहुत दिन हो गए। फिर बजट पर उस दिन चर्चा नहीं होगी जिस दिन वह प्रस्तुत होता है, तो उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती जिस दिन वो प्रस्तुत होता है, ठीक है। और आगे चलें तो सभा के अध्यक्ष द्वारा बजट पर बहस के लिए कोई दिन निर्धारित किया जाएगा। बहस के दिन बजट के विरुद्ध कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता एवं न ही मतदान किया जाता है। तो वो एक दिन तय कर देगा जो सभा का अध्यक्ष है ना वो, और बताएगा कि भाई इस दिन अपन बजट पे बहस करेंगे, ठीक है। पर उस दिन क्या है ना उसके खिलाफ कोई मतदान भी नहीं होगा और उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव भी नहीं आएगा। फिर बजट के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, ठीक है। तो अब ये प्रस्ताव कौन से हैं, तो प्रस्ताव ये बताएंगे कौन कौन से ऐसे कट मोशन होते हैं वो सब वाले, ठीक है। तो बजट के साथ प्रस्तुत कौन से अपन डॉक्यूमेंट रखते हैं। तो पहले तो है अनुदान की मांग, ठीक है। तो और एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है विनियोग विधेयक। तो ये तो क्या संविधान में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन बनने लायक पहला तो यही है संविधान के अनुसार कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग वो यही बनेगा। फिर दूसरा एफआरबीएम एक्ट के अनुसार बजट के साथ साथ क्या प्रस्तुत करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क करते हैं, ठीक है। दूसरा करते हैं राजकोषीय नीति रणनीति फ्रेमवर्क, क्या आपकी क्या रणनीति है राजकोषीय नीति के लिए, ठीक है। और उसने क्या रणनीति बनाई है उसका फ्रेमवर्क बताओ। और फिर मध्यम अवधि की समीक्षा विवरण, कि आप मिड टर्म में जब तक आपका चलेगा तो उस टाइम पे कितना क्या आप उसका रिव्यू करोगे वो वाला बताना है, ठीक है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राजकोषीय नीति रणनीति फ्रेमवर्क और मध्य अवधि समीक्षा विवरण। अब इतना हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विभाग समितियों द्वारा जांच की जाती है। तो बजट पर आम बहस पश्चात 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाती है, क्या सदन स्थगित हो जाता है, ठीक है, जब पहली आम बहस होती है। और इस दौरान संसद की स्थायी समितियां अनुदान की मांग से विस्तार से जांच करती है। यह व्यवस्था 1993 में की गई थी। तो जो वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, परमानेंट वाली, वो इनकी क्या करती है अब है ना
जांच करती है, ये जो उन्होंने डिमांड रखी है उनकी। फिर अनुदान की जांच कर समितियां अपनी रिपोर्ट दोनों सदनों के प्रस्तुत करती हैं। और संविधान के अनुच्छेद, फिर अनुदान की मांग होती है। चल यहाँ पे तो जांच हो गई, अब मांग होगी स्टार्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 113 113 113 के अनुसार सरकार द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही लोकसभा में अनुदान की मांग पेश की जाती है। तो राष्ट्रपति की क्या होती है, अनुमति होती है पूर्व, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही लोकसभा में अनुदान की मांग पेश की जाती है। अनुदान की मांग किस दिन पेश की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता के परामर्श से तय किया जाता है। तो अनुदान किस दिन पेश किया जाएगा वो कौन तय करता है, लोकसभा अध्यक्ष। फिर वित्त मंत्री प्रत्येक मंत्रालय के आगामी कार्य के अनुदान की मांग पृथक रूप से रखी जाएगी। और परंतु जिन मंत्रालयों की मांग को अवर्गीकृत करना असहज है, उन मंत्रालयों को मांग को एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो सारे डिपार्टमेंट की अलग अलग अपन मांग रखेंगे, पर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कोई स्कीम है मान लो, वो ये डिपार्टमेंट भी चला रहा है और उसी में कुछ कंपोनेंट दूसरे वाले का भी है, तो उसमें उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए हम कुछ कुछ को एक साथ भी रख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि लोकसभा अनुदान की मांग में कटौती कर सकती है, मांग को अस्वीकार कर सकती है, परंतु अनुदान की मांग को बढ़ा नहीं सकती। तो कह रहे हैं कि लोकसभा अनुदान की मांग में कटौती तो कर सकती है, कम कर सकती है, उसको मतलब मना कर सकती है कि भाई नहीं देंगे, पर उसको बढ़ा नहीं सकती कि तुमने मांगे 100 रुपये और हम दे देंगे 200, वो वाला सिस्टम नहीं है। फिर अनुदान की मांग केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। तो अनुदान की मांग केवल लोकसभा में होगी, क्योंकि लोकसभा ही मेन हाउस है, क्योंकि मनी से रिलेटेड तो यही देखेगा। फिर अनुदान की मांग पर मतदान के लिए कुल 26 दिन निर्धारित किए गए हैं। अंतिम दिन अध्यक्ष सभी शेष मांग मतदान के लिए पेश करता है और उनका निपटारा बुलेटिन प्रस्ताव द्वारा करता है, जिसमें बिना चर्चा वाली अनुदान की मांगों को भी पारित मान लिया जाता है एवं विचार विमर्श को समाप्त किया जाता है। तो 26 दिन तक जितने को हो गया, मतलब वोटिंग वगैरह और उन पे डिस्कस, वो तो ठीक है, पर उसके बाद जो बच गए उनको एक साथ बुलेटिन से पास कर देते हैं, ठीक है। फिर संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अंतर्गत संचित निधि पर भारित व्यय पर अनुदान की मांग हेतु संसद से अनुमति लेने की न तो आवश्यकता होती है और न है इसी में किसी प्रकार की कटौती की जा सकती है। जो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1112 है, तो उसमें जो संचित निधि पर भारित व्यय है, मतलब जो एक्सपेंडिचर हमारे कंसोलिडेट फंड पे है, उनमें अनुदान की मांग संसद से नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार की उनमें कटौती कर सकते हैं, हम कमी भी नहीं कर सकते हैं। अब अनुदान की मांग पर मतदान के समय यदि लोकसभा उसे अस्वीकार कर दे तो सरकार गिर जाती है। तो ये भी याद रखना है, अनुदान की मांग पर अगर कोई मतदान के समय अगर कोई लोकसभा उसे अस्वीकार कर देना, तो वो सरकार गिर जाएगी। और फिर उच्चतम न्यायालय, परंतु देश चलाने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का व्यय करना आवश्यक है, अतः इन व्ययों को संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में रखा जाता है, जिस पर मतदान नहीं किया जा सकता। तो याद रखना है, जो अपने संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड पे जो भारित है ना, उन पे तो अपन क्या मतदान करते ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलें, और ये देखो ये बढ़ा नहीं सकती ये वाला, ठीक है, कटौती तो कर सकती है। फिर आगे देखते हैं, अब भारित व्यय कौन कौन से हैं। तो जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, फिर राज्यसभा सभापति के वेतन भत्ते, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और ऋण के उत्तरदायित्व से संबंधित भुगतान। तो जैसे वो कह रहे हैं ये संचित निधि पे भारित हैं, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसे राष्ट्रपति की कोई मतलब उसकी जो वेतन भत्ते हैं वो, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, राज्यसभा सभापति के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्चतम यानी सॉरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और ऋण के उत्तरदायित्व से संबंधित भुगतान, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं से ले रखा है ऋण, उसको देना ही पड़ेगा भाई, उसको अपन कम ज्यादा नहीं कर सकते ना, तो वो कंसोलिडेट फंड पे भारित है, ठीक है। फिर अनुदान की मांग में कमी कटौती प्रस्ताव लाकर की जाती है। अब कुछ कटौती प्रस्ताव लाके ना वो कम कर सकते हैं इनको। तो एक होता है अनुमोदन कटौती, सबसे पहली। इसमें क्या होता है, अनुदान की मांग 1 रुपए कर दी जाए, और नीति कटौती भी कहा जाता है। तो जैसे किसी ने 100 रुपए मांगे तो उसको बोला कि भाई नहीं तेरे को तो हम 1 रुपए देंगे, तो इसको कहते हैं नीति कटौती, यानी पूरी की पूरी नीति ही कट कर दी उन्होंने, और ये है 1 रुपए कर दी जाती है इसमें अनुदान की मांग को, ठीक है। तो ये है अनुमोदन कटौती। फिर अगली क्या है, तो अगली देखें तो अगली है मांग की राशि में
1 रुपये कम कर दिया जाए। अब इसमें है ना 1 रुपये कम कर रहे हैं, तो ये 1 रुपये कम कर रहे हैं मितव्ययी यानी होता है जैसे होता है ना वो 3E होता है, इफिशियंट और इकोनॉमिक, सॉरी हाँ इकोनॉमिक बना रहे हैं इसको। तो 1 रुपये कम करने का मतलब कह रहे हैं कि भाई ये ज्यादा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक मितव्ययता वही है, एक तो अपव्यय होते हैं और एक मितव्ययी होते हैं ना वो। अब एक है सांकेतिक कटौती, तो मांग की राशि में 100 रुपये कम कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें कि भाई ठीक है तुमने जो पर संकेत के तौर पे हम काट रहे हैं। फिर एक आर्थिक कटौती, तो मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाए, जैसे 100 है तो हमको तुमको 50 ही देंगे, वो वाला सीन है, ठीक है। फिर है विनियोग विधेयक, तो अनुच्छेद 114 में उल्लेख है इसका। और आगे चलें तो अनुदान की मांग स्वीकृत हो जाने के तुरंत बाद विनियोग विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो जब अनुदान की मांग स्वीकृत हो जाती है और धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इसको, विनियोग विधेयक को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि विनियोग विधेयक सिर्फ लोकसभा में आएगा, कहीं और नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, तो 2 प्रकार की मदें शामिल होती हैं इसमें भी विनियोग में, एक संचय निधि पे पारित और एक जो लोकसभा ने पारित किया अनुदान की मांगे। और विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात भारत की समेकित कोष से पैसा निकाला जा सकता है। अनुदान की मांग पर बहस मतदान से लेकर विनियोग विधेयक पारित होने के बीच समय लग जाता है, परंतु सरकार को धन की इस दौरान भी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में लेखा अनुदान लाया जाता है। तो जब लेखा अनुदान समझ रहे हैं ना क्या है, टाइम लग जाता है उसके लिए। तो इसका वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद कै में, 116 कै में, ठीक है। लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एडवांस राशि मंजूर करती है, केवल व्यय पक्ष के लिए होता है और मात्र 2 महीने के लिए होता है। संपूर्ण बजट राशि का 1/6 भाग लेखानुदान के रूप में एडवांस में दिया जाता है। फिर वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 एक कै में होता है, सरकार के व्यय के वित्त पोषण संबंधी प्रावधान होते हैं इसमें, ठीक है। और फिर इसमें इस बजट में प्रस्तावित कर लगाने हटाने माफ करने संबंधी ब्यौरा होता है, ठीक है। इसे भी एक धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। आयकर दर बढ़ानी हो, उसके स्लैब में परिवर्तन करना हो, उसका वर्णन वित्त विधेयक में किया जाए, तो ये सब वित्त विधेयक है। तो वित्त विधेयक का अनुच्छेद 110 है मतलब, ठीक है। और फाइनेंस फाइनेंस बिल कह सकते हैं इसको। और सरकार के व्यय के वित्त पोषण संबंधी प्रावधान है इसमें। तो मतलब व्यय के वित्त पोषण संबंधी, जैसे अपन कोई एक्सपेंडिचर मतलब कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको अपन ने कर तो दिया पर उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए, तो वित्त पोषण कहाँ से करेंगे उसका, तो उसके संबंधी अपन उसमें डालते हैं। अब जैसे प्रस्तावित करने, जैसे कोई बजट में अपन कोई कर लगा रहे हैं वो, या फिर कोई हटा रहे हैं वो, या फिर कोई कर तो लगा रखा है पर उसको माफ कर दिए कि भाई इन लोगों से नहीं लेंगे वो, उस चीज के बारे में इसी में लिखा जाता है। और इसे भी धन विधेयक के रूप में ही पेश किया जाता है। और इसमें जैसे आयकर की दर बढ़ानी है या फिर स्लैब में कोई चेंज करना है, वो सब भी इसी में आता है, किसमें, वित्त विधेयक में। सॉरी मैंने नीचे नहीं किया था। फिर बजट का क्रियान्वयन होता है। तो विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पर अनुमति मिलने के पश्चात अधिकृत रूप से राजस्व वसूली व अनुमोदित मदों में कर, ये जो भी है यार इसने पता नहीं क्या लिखा है सर ने। फिर लेखा जोखा की ऑडिट विभाग द्वारा जांच, तो सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित मद के लिए ही व्यय किया गया है या नहीं। तो इसके लिए अनुच्छेद 148 कै के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग एवं जांच के उपरांत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सुपुर्द की जाती है। तो इनके द्वारा की जाती है, कैग के द्वारा 148(1) में। फिर राजस्व लेखा की संसदीय जांच, तो संसदीय जांच कैसे होती है, जैसे अनुच्छेद 118 के अंतर्गत लोक सेवा ने निम्नलिखित वित्तीय समितियों का गठन किया है। तो लोकसभा कुछ समितियां बनाई हैं, उनके थ्रू करती है इनका संसदीय समितियां, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इनको देखते हैं, ये कुछ स्टैंडिंग कमिटीज हैं। अब जैसे पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये अनुच्छेद 266 में दिया है, 266 में। और धन वास्तविक रूप सरकार का नहीं होता, ठीक है। इसमें जो होता है जैसे राष्ट्रीय अल्प बचत के खाते, प्रोविडेंट फंड, जमा और अग्रिम, ठीक है। और सरकार को संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती इनके लिए। फिर एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, तो ये होता है संविधान के 266(1) में है ये। संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां ट्रेजरी बिल्स जारी करने से प्राप्त धन, उधार ऋण इत्यादि शामिल होते हैं और इसमें संसद की अनुमति आवश्यक है। फिर एक है आकस्मिक निधि, तो यह अनुच्छेद 267 में है, राष्ट्रपति के अधीन होती है। आकस्मिक व अनिश्चित व्यय को पूरा करने हेतु होती है और 30,000 करोड़ का होता है ये।
तो अपन ने देखे लोक लेखा पब्लिक अकाउंट होता है अनुच्छेद 306 266 में, और संचित निधि है 266 एक में, आकस्मिक निधि है 267 में। ठीक है, अब प्रमुख तथ्य देख लेते हैं कुछ, तो जो कि हैं जैसे कि 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया पहला बजट भारत का। ठीक है, फिर स्वतंत्र भारत का पहला प्रथम बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। फिर गणतंत्र भारत का पहला बजट की पेश किया था जॉन मथाई ने, और 1920-21 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, और 17-18 से पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पे। 17-18 से पूर्व की बजट 29 फरवरी को प्रतिवर्ष पेश किया जाता था, परंतु 17-18 से 1 फरवरी को कर दिया है, और पहला पेपरलेस बजट 2021-22 था। 2017-18 से बजट में योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है, पी चिदम्बरम ने किया था 9 बार, और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बजट पेश कर चुके हैं। प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी जी, और दूसरी थी सीतारमण, और इन्होंने सर्वाधिक बार पेश करने वाली महिला बन चुकी हैं। 1955 में पहला हिंदी बजट पेश किया गया था, कब? 1955 में। तो ये अपन को याद रखना है। फिर आगे चलते हैं लोक वित्त। तो लोक वित्त से संबंधित देखें आगे, तो राजस्व बजट के अंतर्गत राजस्व आय आती है और राजस्व व्यय शामिल होता है। तो जो अपना रेवेन्यू बजट होता है, ठीक है, उसमें आते हैं कौन सी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, या इनकमिंग को क्या बोलेंगे? आय, रेवेन्यू इनकम। ठीक है, और रेवेन्यू इनकम क्या है? तो राजस्व आय सरकार की वास्तविक आय है। ठीक है, और क्योंकि ऐसी प्राप्तियों को लौटाने का दायित्व सरकार पर नहीं होता है, ना ही सरकार अपनी संपत्ति बेचकर ऐसी आय अर्जित करती है। तो एक तो इनको सरकार को लौटाना नहीं है, और ना ही इनके लिए सरकार को अपनी कोई संपत्ति बेचती है। ठीक है, ये बस उनको प्राप्त होती है, और इनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। इसमें कर कर भिन्न प्राप्त आय शामिल होती है। तो हम इनका दावा नहीं कर सकते सरकार से कि हमने रुपए दिए तो हमको वापस दो। जैसे कि अपन टैक्स देते हैं, ठीक है, तो अपन वापस तो नहीं ले सकते ना। तो इनके जैसे उदाहरण हो गए, कर हो गए, उपकर हो गए, अधिभार, शुल्क, ड्यूटी फीस सरकार के राजस्व में शामिल है। फिर योजनागत व्यय के में केंद्रीय योजनाओं में व्यय राजस्व, राज्य तथा के संघ शासित प्रदेशों को दिए गए केंद्रीय सहायता शामिल होते थे। और गैर योजनागत व्यय में होते थे जैसे ब्याज, प्रतिरक्षा, सब्सिडी, वेतन, पेंशन। ठीक है, अब सकल कर राजस्व क्या है? तो कुल कर राजस्व माइनस में राज्यों का हिस्सा प्लस में एनडीआरएफ को हस्तांतरण, तो ये है अपना सकल राजस्व। तो कुल राजस्व हो गया एक, तो है ना, और उसमें से अपन राज्यों का हिस्सा हटा दें और एनडीआरएफ को हटा दें, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उसको हटा दें, तो जो वो है अपना ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये है, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू राज्यों का हिस्सा हटा दें और एनडीआरएफ का हिस्सा हटा दें। अब देखते हैं राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियां भी दो तरीके से हो सकती हैं। एक तो अपन जो टैक्स से आ रहे हैं, कर से आ रहे हैं, और एक हो गया जो कर भिन्न से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अपन देखें कर से, तो जैसे कि दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में तो जैसे आय कर से आ गए, संपत्ति कर से आ गए, पूंजीगत लाभ कर आ गया, ब्याज कर आ गया, ये सब तो हो गए। और अप्रत्यक्ष में हुए जीएसटी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी क्षतिपूर्ति। फिर कर भिन्न में आ गए जैसे ब्याज प्राप्ति हुई, लाभांश एवं लाभ। तो ब्याज प्राप्ति अपन ने किसी को दे रखे और उनसे ब्याज मिल रहा है। लाभांश एवं लाभ, जैसे अपन ने कहीं रुपए लगा रखे और उनसे लाभ मिल गया। ठीक है, फिर विदेशी अनुदान कहीं विदेशों से अपन को मिला, और जैसे संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां, सेवा के बदले दिया गया शुल्क। तो जैसे जो यूटीज में, तो अपन को केंद्र को रुपए आते हैं ना यूटीज से, यूटीज में जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके द्वारा। फिर राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय है सरकार द्वारा चुकाया गया ब्याज। ठीक है, तो ये हो गया एक तो ब्याज। फिर एक है रक्षा खर्च, क्योंकि इसमें ना तो इनकी कोई लाइबिलिटी बन रही है और ना ही एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है,
ना ही एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कुछ कमी हो रही है एसेट की, और ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही कमी हो रही है। तो ये राजस्व व्यय है, ठीक है। जैसे ब्याज चुकाना, अब ब्याज दे रहे हैं तो इसमें थोड़ी है कि भाई उन्होंने ऋण ही दे दिया, मतलब जो उन्होंने उधार लिया था वो थोड़ी दे रहे हैं, तो उनकी लायबिलिटी तो ना कम हुई ना बढ़ी, बस ब्याज दे रहे हैं। फिर एक है रक्षा खर्च हो गया, एक हो गया पेंशन और वेतन, एक हो गया केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, और एक हो गया वस्तु व सेवाओं की लागत, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई वस्तु और सेवा खरीदी मान लो, और उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो वो भी, ठीक है। फिर है पूंजीगत बजट। अब इसके अंतर्गत पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं, किसमें, पूंजीगत बजट में। अब पूंजीगत आय सरकार की वास्तविक आय नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि यह आय सरकार की देनदारी सृजित करती है, अपनी कोई परिसंपत्ति बेचकर आय प्राप्त करती है, यानी कि उनकी एसेट में कमी हो जाती है इससे, ठीक है, या फिर लायबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि ऋण विनिवेश से प्राप्त आय, ठीक है, ऋण यानी उनकी लायबिलिटी बढ़ गई, संपत्ति विक्रय से प्राप्त आय जिसमें मतलब उनकी एसेट कम हो गए, ऋण की वसूली से प्राप्त, तो यानी ऋण की वसूली यानी जो अपन ने दिया था किसी को वो वापस दे रहे हैं मान लो अपन, तो उससे अपने तरीके एसेट था वो ऋण, क्योंकि हमको उससे ब्याज मिलता था, पर अब अपन को वो ऋण ही वापस मिल गया, तो अपन को ब्याज भी नहीं मिलेगा ना उस पर, तो अपना एसेट कम हो गया। फिर हो गया पूंजीगत व्यय क्या है, तो वे व्यय हैं जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन हो या वित्तीय दायित्व में कमी आती है, ठीक है। जैसे भूमि अधिग्रहण, ठीक है, भवन निर्माण में मशीनरी उपकरण की खरीद, शेयरों में निवेश, केंद्र तथा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया अग्रिम ऋण, सार्वजनिक उपक्रमों को दिया गया अग्रिम ऋण। तो ये क्या है, पूंजीगत व्यय वह है जिससे परिसंपत्तियों में तो अपने क्या है, मतलब बढ़ती हैं, और अपनी दायित्व में कमी आती है, लाइबिलिटीज में कमी आ जाती है इनसे, ठीक है। तो ये है। अब अपन आगे देखें तो अब कुछ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो केंद्रीय बजट में व्यय एवं प्राप्तियां, तो सरकार की राजस्व आय ज्यादा है पूंजीगत आय से, तो ठीक है भाई, अपन को ये याद रखना है। फिर कुल बजट में कितना है, 48.20 लाख करोड़ है, और राजस्व आय है जिसमें 31.29 लाख करोड़, पूंजीगत आय है 16.91 लाख करोड़। तो ये ज्यादा है, कौन सी, पूंजीगत से राजस्व 31.29। करों में सर्वाधिक आय कहाँ से हो रही है, आयकर से। तो पहले पे है आयकर, दूसरे पे है जीएसटी, तीसरे पे है निगम कर। राजस्व आय एवं पूंजीगत आय में सर्वाधिक धन सरकार को उधार एवं अन्य देयताओं से प्राप्त होता है, किसमें, राजस्व आय में और पूंजीगत आय में। तो किससे होता है, सर्वाधिक धन सरकार को उधार से और अन्य देयताओं से, जैसे कोई उधार लिया है या फिर कोई अन्य देयता है सरकार, ठीक है, उनसे। फिर रुपया कहाँ जाता है, सर्वाधिक केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा इसमें जाता है, और फिर ब्याज अदायगी में, तो जो स्टेट्स को देना होता है ना, जैसे अपन देखते हैं, अपन एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसमें देख रहा था ना, 42% देता है अपने टोटल का, तो वैसे ही, और फिर बाकी का जाता है ब्याज अदायगी में, जैसे वो फाइनेंस कमीशन ने भी तो बोला था 42% तू देना है स्टेट्स को, जिसमें 41 प्लस में 1% था। फिर विदेशी अनुदान है अपना कितना, 1044 का। कर भिन्न राजस्व सर्वाधिक कहाँ से आ रहा है, मतलब जो कर के अलावा है जिसमें आ रहा है अपना लाभ और लाभांश से, कहीं अपने रुपए लगा रखे हैं उनसे। फिर है राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा है राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, और ये रहा है 2.6, और 24-25 में इनका अनुमान है 1.88 का प्रतिशत का अनुमान है, 24-25 में, 23-24 में रहा है 2.6। फिर प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी है यानी कि अपना जो पूंजीगत अपना जो व्यय हुआ है, मतलब जिससे अपनी पूंजी निर्माण हुआ है उनको हटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो राजस्व घाटा है माइनस में पूंजीगत परिसंपत्ति सर्जन हेतु दिया गया अनुदान, जैसे अपन ने स्टेट्स को कुछ रुपए दिए, तो उसमें उन्होंने उनसे क्या किया, कुछ एसेट का क्रिएशन किया, तो अपन उनको बोलेंगे नहीं यार ये अपने फ्यूचर में काम आएंगी, ये एसेट है, इसलिए पूंजी इनको प्रभाव, इनको घाटा नहीं मानेंगे एक तरीके से। तो राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु दिए गए अनुदान को हटा देंगे। और ये 2011-12 में शुरुआत किया था पहली बार, एफआरबीएम में 12-13 में आया था, और 23-24 में अपना प्रभावी राज्य इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहा है कितना, 1.6, और 2024-25 में रहने का अनुमान है 0.6, तो वो कितना था 2.6 और 1.18, और 1.8 सॉरी, और ये 1.6 और 1.0.6।
फिर अगला है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा है एक वित्तीय वर्ष में संपूर्ण देनदारियां। तो एक वित्तीय वर्ष में कोई गवर्नमेंट कितनी देनदारियां हैं उसकी, कितनी देने हैं उसको। फिर राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियां का अंतर है। तो ऋण ग्रहण को छोड़ के कुल प्राप्तियों का अंतर है। और फिर राजकोषीय घाटा क्या, इसका क्या है फॉर्मूला, राजस्व व्यय हो गया एक तो, फिर एक हो गया पूंजीगत व्यय, और उसमें राजस्व प्राप्तियां को माइनस कर दें, प्लस में देयता हीन पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब जो हम दे नहीं रहे वो वाली पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, जो हमको देनी नहीं है, जैसे कि हमने, जैसे कि अपन एक तो ऋण लिया, ऋण वाली को हटा दें, और जैसे कि हो गया ना, अपन मशीनरी को जोड़ दें, मशीनरी अपन को बेच के जो प्राप्तियां प्राप्त हुई है वो, तो राजस्व प्राप्तियां तो है ही है। जो अपन ने देखो राजस्व में अपन कोई सरकार रुपए दे रही है वो तो ठीक है, और पूंजीगत भी व्यय अपन करेंगे कोई एसेट क्रिएशन के लिए, चलो वो भी ठीक है। पर उसके अलावा जो राजस्व में अपने आए जैसे कि कर और उनसे आए वो तो ठीक है, पर यहाँ पे कुछ पैसे वैसे भी आएंगे पूंजीगत वाले जिसमें अपन ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, उससे पैसे आया तो वो तो अपन का घाटा नहीं है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपन ऋण लेते हैं वो भी पूंजीगत में आते हैं, तो उसको नहीं जोड़ना है जो ऋण ले रहे हैं, ठीक है, बस वही है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा प्लस में पूंजीगत घाटा माइनस में गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। और फिर राजकोषीय घाटा बराबर में बजटरी घाटा प्लस संपूर्ण देयताएं, और इसे सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश में 1997 में शुरू किया गया था, और ये इस बार रहा है 23-24 में 5.6, और 24-25 में इसका अनुमान है 4.9 का। तो अपन ने देखा, देखो वो कितना था अपना, सबसे पहले 2.6 था और 1.8 था, ठीक है, और अनुमानित भी देख लिया, फिर यहाँ पे था 1.6 और 0.6, फिर ये 5.6 और 4.9। अब है निवल राजकोषीय घाटा। निवल राजकोषीय घाटा है राजकोषीय घाटा माइनस में ऋण अदायगी। तो अपन कोई ऋण अदायगी में भी जा रहा है ना, उसको हटा देते हैं राजकोषीय घाटे में। तो इसको एक तरीके से क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, सॉरी प्राथमिक घाटा तो ये है, अब पता नहीं निवल का क्या बोलते हैं, मेरे को पता भी नहीं है। तो ठीक है, तो कुल व्यय माइनस में राजस्व प्राप्ति और ये सब वही है, इनको हटा लो। फिर प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा अपना कितना है, राजकोषीय घाटा माइनस में निवल ब्याज अदायगी, और इसमें 2.2% रहा है ये, और 24-25 में रहेगा 1.4। तो प्राथमिक घाटा अपना कितना है 2, और अनुमानित है 1.4। फिर क्रियात्मक घाटा, तो क्रियात्मक घाटा है राजकोषीय घाटा माइनस स्फीतिक समायोजन। फिर मौद्रिक घाटा, तो घाटे की वह व्यवस्था जिसका वित्तीयन नए नोटों के निर्गमन से होता है। तो ये है वो घाटा है जिसका वित्तीयन नए नोटों से होता है, मतलब जैसे अपन को कोई घाटा है और उसको पूरा करने के लिए अपन ने नए नोट प्रिंट कर दिए, वही अपना एक तरीके से मौद्रिक घाटा है। फिर है बजट घाटा, तो कुल प्राप्ति और कुल व्यय में अंतर, ये है। अब ये हमेशा सदैव शून्य रहता है क्योंकि सरकार घाटे की पूर्ति पूंजीगत आय के रूप में एड ऑफ ट्रेजरी बिल जारी कर नए नोट छापकर इसे संतुलित करती है। 1996 से इसे समाप्त कर दिया, किसको, बजट घाटे को समाप्त कर दिया है, क्योंकि इसके लिए हम नए नोट छाप लेती थी और है ना ट्रेजरी बिल जारी कर देती थी। अब आगे चलें तो घाटे की पूर्ति, भारत सरकार वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया शुरू की गई। पूर्व में घाटे को पूरा करने हेतु आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया जाता था तथा नई मुद्रा का सर्जन यानी छापी जाती थी। इसे हीनार्थ यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता था, कि जो अपना डेफिसिट हो रहा है अपन उसको फाइनेंस कर देते हैं, कैसे लोन ले रहे हैं, या फिर अपन उनको क्या कर रहे हैं, नोट छाप दे रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है भाई मस्त है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई अपना घाटा ही नहीं है, पर फैक्ट क्या है, इससे क्या है, महंगाई बढ़ जाती है। फिर राजकोषीय समीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय को युक्ति संगत बनाया गया है, साथ ही राजस्व वृद्धि हेतु नए प्रयास किए गए हैं। तो अब यहाँ पे राजकोषीय समेकन के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय को युक्ति संगत बना दिया, ठीक है। अब देखें तो 1 अप्रैल 1997 से आर्थोपाय अग्रिम यानी वेज एंड मीन सिस्टम की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के घाटे की पूर्ति की मात्रा पहले से निर्धारित कर आरबीआई घरेलू बाजार और भारत सरकार के सरकारी प्रतिभूति जीसेक ट्रेजरी बिल जारी करती है, जिसे निवेशकों द्वारा किया खरीदा जाता है। तो वेज और मीन्स में क्या होता है ना, पहले तय कर देते हैं कि भाई कितनी हो सकती है का, है ना,
जैसे कि आप लिख रहा ना, इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के घाटे की पूर्ति की मात्रा पहले से निर्धारित की जाकर आरबीआई घरेलू बाजार में, तो इसमें ऐसा नहीं है कि नोट छाप देगी, इसमें ये है कि आप ट्रेजरी बिल्स और इनको जारी करो, और है ना, हम उसको जारी करेंगे कहाँ पे, बाजार में, आरबीआई बाजार में डालेगी, वहां से ऋण उठाएगी और गवर्नमेंट को दे देगी, पर फिर वो गवर्नमेंट को चुकाना होगा। ये है तरीका वेज एंड मीन्स का। ऐसा नहीं है कि तुम नोट छापते जा रहे हो, वो वाला सिस्टम नहीं है। वर्तमान में सरकार के घाटे की वित्तीय व्यवस्था इस प्रणाली के तहत की जाती है। तो वर्तमान में अपन वेज एंड मीन्स सिस्टम से चल रहे हैं। फिर राजकोषीय घाटे को पूरा करने के स्रोत तो कौन से हैं? 24-25 में राजकोषीय घाटा हुआ है, राशि में कितना हुआ है, ये 16 करोड़, सॉरी 16,13,312 लाख करोड़। तो कितना, 16,13,312, 16,13,312 लाख करोड़ हुआ है ये। फिर 5.6 है, और अनुमान अपन ने देखा था 4.9 है। फिर पूर्ति के साधन क्या है इसको, तो बाजार से उधार लिया सब ज्यादा, तो जी सैक और ट्रेजरी बिल से। फिर अल्प बचत प्रतिभूतियां, ठीक है, तो शॉर्ट सेविंग जो प्रतिभूतियां वो हैं, ठीक है। फिर राज्य भविष्य निधि है ये, ठीक है। और फिर आंतरिक ऋण निधि और लोक लेखा है, जो पब्लिक अकाउंट है और उनसे ले लिया। फिर विदेशी ऋण है, और ये हैं सब, ठीक है। तो यहाँ से अपन कर रहे हैं इनको, तो सब ज्यादा अपन कहाँ से ले रहे हैं, बाजार उधार, और वो भी कैसे, जी सैक और ट्रेजरी बिल के द्वारा। फिर उसके बाद आती है अल्प बचत प्रतिभूतियां, शॉर्ट सेविंग वाली, ठीक है। और ये सब है। फिर राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में राजकोषीय नीति आती है। तो राजकोषीय नीति सरकार के व्यय पर युक्त नियंत्रण एवं घाटे के वित्तीयन से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम एक्ट 2003 लाया गया, और एन के सिंह समिति की सिफारिश पर ये लाए गए थे। तो अपने व्यय को युक्ति संगत बनाने के लिए इसको लाए थे, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट अधिनियम को। अब इसमें क्या था, तो 26 अगस्त 2003 को लागू हुआ, नियम इसके जुलाई 2004 में आए, और इसमें राजस्व घाटा बताया कि 8-9 तक अपन को राजस्व घाटा है ना शून्य कर लेना है। राजस्व घाटा में 4-5 से प्रति वर्ष 0.5 की कमी करते हुए इसको है ना जीरो तक ले जाना था अपन को, कब तक, 2009 तक, कि हम हर साल है ना 0.5% कम करेंगे और हम 2009 तक जीरो कर देंगे। फिर राजकोषीय घाटे को कितना करना था, जीडीपी का 3% करना था, क्योंकि राजकोषीय ज्यादा होता है। और राजकोषीय घाटे में 2004-5 में प्रति वर्ष 0.3 की कमी करते हुए 3% तक लाना था इसको, पर हम लेके नहीं आ पाए। भारत सरकार आर्थिक उपाय अग्रिम के अतिरिक्त किसी प्रकार के उधार आरबीआई से नहीं लेगी, तो वेज एंड मीन्स के अलावा कोई ऋण नहीं ले सकती गवर्नमेंट। राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता लाई जाएगी, त्रैमासिक समीक्षा बनाकर संसद में पेश की जाएगी। विशेष परिस्थिति जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई, आपदा हो गई, और राष्ट्रीय संकट हो गया, या फिर युद्ध हो गया, में राजकोषीय घाटे में छूट दी जा सकती है। फिर वित्तीय वर्ष 2004-5 में जीडीपी के 9% से अधिक अतिरिक्त देयता सृजित नहीं की जाएगी। तो बोला कि 4-5 में जीडीपी का 9% है ना, उससे ज्यादा अधिक देयता भी नहीं होनी चाहिए अपनी। फिर संसद में 3 अन्य विवरण रखे जाएंगे जो अपन ने देखे थे, मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीति, और समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक 2006-7 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। और तो किनको नहीं खरीदेगा, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रतिभूतियों को, ठीक है। और यह अधिनियम केंद्र सरकार पर लागू होता है, लेकिन वर्तमान में कई राज्यों ने इसे अपनाया है। फिर कर्नाटक पहला राज्य था जिसने इसे अपनाया 2003 में। राजस्थान राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, एफआरबीएम। और एफआरबीएम एक्ट 2003 के लक्ष्य 2009 तक प्राप्त करने में केंद्र सरकार असफल हो गई थी। अब उसके कुछ कारण थे, जैसे किसान की ऋण माफी कर दी थी, फिर है यूरो जोन में संकट आ गया था, अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हो गया था, और बढ़ता रक्षा और मनरेगा इत्यादि व्यय हो गए थे। फिर इसकी समीक्षा के लिए 2016 में एन के सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एफआरबीएम कानून को समीक्षा करने के लिए समिति बनाई गई। फिर उन्होंने कुछ बोला था, तो अध्यक्ष थे एन के सिंह, श्री नंद किशोर सिंह। सदस्य जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम,
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक डॉक्टर रोनित रॉय इनके सदस्य थे। तो कौन कौन से सदस्य हैं इसमें? सदस्य भी आ सकते हैं, एनके सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनके सिंह अध्यक्ष, सदस्य हो गए उर्जित पटेल, फिर हो गए सुमित बोस, अरविंद सुब्रमण्यम और डॉक्टर रोनित रॉय, रोथिन रॉय, जो भी है ये। फिर है सिफारिश, तो एफआरबीएम एक्ट बनाया जाए 2022-23 तक जीडीपी अनुपात कर दें 60%, जिसमें केंद्र का 40 और राज्य का 20 ऋण जीडीपी अनुपात। फिर राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5 करें और राजस्व घाटा जीरो की बजाय अपन करें 0.8, ठीक है, और इसको करें राजकोषीय को 2.5। सरकार स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन करे। किसका? सरकार स्वतंत्र राजकोषीय परिषद, जो कि जो राजकोष से रिलेटेड अपने कुछ नियम रेगुलेशन बनाए, ऐसे नहीं आरबीआई और इनको परेशान करें। फिर विषम परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे में 0.5 की छूट दी जाए, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा, युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि में नुकसान हो गया, संरचनात्मक सुधार हो गया, वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछले 4 तिमाही में कमियां हो। ठीक है, तो ये सब में विशेष परिस्थितियां याद रखना है। उत्पादन वृद्धि में पिछले 4 तिमाहियों में कमी, युद्ध, आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि में नुकसान, संरचनात्मक सुधार। जैसे संरचनात्मक सुधार जैसे एक तरह से हो गया कौन सा अपना मोनेटाइजेशन हो गया, मे बी डिमोनेटाइजेशन, वो ठीक है ना। फिर है तो 0.8 बोला और उसने कितना बोला था 2.5, पर ये हुआ नहीं। फिर लोक ऋण प्रबंधन प्राधिकरण पीडीएमए, इसकी बात की गई है। तो बीएन श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पे बोला था कि अपने पब्लिक डेफिसिट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है, पर ये हुआ नहीं। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी सरकार के ऋण का प्रबंधन करेगी, और इसको आरबीआई को नहीं करना चाहिए। जो सरकार जो ऋण ले रही है उसका प्रबंधन, उन पर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, पर ये भी नहीं हुआ। पीडीएमए की सिफारिश किसने की थी? बीएन श्री कृष्णा समिति ने। फिर व्यय प्रबंधन आयोग बनाया जाए, कि जो अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका प्रबंधन के लिए एक आयोग बनाया जाए। विमल जालान की अध्यक्षता में बोला था, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर राजकोषीय परिषद, इसकी बात की थी एनके सिंह समिति ने। संगठन में एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे। उन्होंने ये भी बताया कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, दोबारा नियुक्ति भी नहीं होगी इसकी। राजकोषीय स्थिति का पूर्वानुमान लगाए, मूल्यांकन करे, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वित्तीय स्थिरता और ये सब सुनिश्चित करे। ये सब इसके कार्य होंगे, पर ये कुछ नहीं हुआ था।